हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक लड़की जो बर्फीले पहाड़ों के बीच में फंस गई और फिर क्या हुआ, उसकी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। इस मूवी का नाम है स्नोफॉल। ये कहानी शुरू होती है आर्कटिक ओशन से, जहाँ पर हम वहाँ के रहने वाले कबीले को देखते हैं जो ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से अब घर जा रहे हैं। लेकिन उसी बीच उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो तो उनका साथी नहीं है, लेकिन वो उनकी तरफ आ रहा है। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। आखिर ये आदमी है कौन? इसके लिए हम चलेंगे फ्लैशबैक पे। दोस्तों, अगर आपको मूवी एक्सप्लेन्स अच्छी लगती है तो एक सेकंड निकाल के, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे। फिर हम एक चार्ली नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी लाइफ के फुल मजे ले रहा था। उसके डैड एक एयरलाइन कंपनी में जॉब करते हैं और वो पायलट है। वो असल में गैर कानूनी काम करता है। वो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और तो और अगर कुछ सामानों को कहीं पे दूर जगह छुपाना होता है तो वो भी वो बहुत आसानी से कर देता है। अब एक रात वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, पर उसी दौरान वहाँ पर एक गरीब आदमी आता है जिसको पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन वहाँ के लोग उसे पैसा देने के बजाय वो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। वो चार्ली के पास भी आता है मदद मांगने के लिए, लेकिन उसे मदद नहीं मिलती, जिसके बाद उस आदमी को बाहर से ही बाहर फेंक दिया जाता है। अब जो कि चार्ली का आज बर्थडे है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे गिफ्ट देती है, लेकिन वो उसे ओपन नहीं करता क्योंकि वो नशे में था। अब अगले दिन उसे एक कॉल आता है कि उसे एक नई जगह जाना है सामान पहुँचाने के लिए, तो वो फौरन रेडी होकर निकलता है। अब एयरपोर्ट में पहुँचते ही उसे कुछ लोग मिलते हैं जिनका सामान उसे छुपाना था। अब वो उनकी चीजों को लोड करके अपने प्लेन में ले जाता है और वो दरअसल ये सारे इलीगल चीजों को छुपाने के लिए एक ही जगह जाता था और वो आज भी वहीं पर जा रहा था। लेकिन आज जब वो वहाँ पर लैंड करने वाला था, वहाँ पर उसे कुछ लोग मिलते हैं जो वैसे तो वहाँ पर कभी नहीं होते, लेकिन आज न जाने क्यों चार्ली को थोड़ा अजीब लगा और वो लोग उसके सामानों को उतारने में मदद करते हैं और फिर वो अपने साथ लाए सामानों को छुपा देता है और जाते वक्त उन लोगों को चॉकलेट देता है। लेकिन वो लोग चार्ली को रोक लेते हैं, उनके साथ जाने को कहते हैं। पहले तो चार्ली को थोड़ा डर लगता है कहीं कुछ गलत न हो जाए, लेकिन बार बार उनके कहने पे वो मान जाता है। वो लोग चार्ली को एक झोपड़ी में ले जाते हैं जहाँ पर अंदर में एक लड़की बैठी थी जिसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। वो लोग बताते हैं कि इसका नाम जेनी है और ये असल में बहुत बीमार है। इसको दरअसल टीबी हो गई है और इसका इलाज अगर जल्द से जल्द ना हो पाया तो ये मर जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इसको अपने साथ शहर ले जाओ। लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि ऐसे में इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। वो जाने ही लगता है, लेकिन वो लोग उसे रोककर वो 2 हाथी के दांत दिखाते हैं, यानी कि उस लड़की जेनी को ले जाने के बदले वो लोग 2 हाथी का दांत चार्ली को ऑफर करते हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल होती है। तो चार्ली मान जाता है और जेनी को प्लेन में बिठा लेता है, जिसके बाद वो लोग शहर के लिए रवाना हो लेते हैं और बीच बीच में चार्ली उस लड़की के साथ बातें करने लगता है, लेकिन वो कोई भी बात नहीं समझती। उसे असल में इंग्लिश नहीं आती, वो बस चुपचाप चार्ली की बातें सुनती। चार्ली नोटिस करता है कि इंजन से कुछ आवाज आ रही है और फ्यूल मीटर भी डाउन हो रहा है, यानी कि फ्यूल टैंक में होल हो गया है और जिसकी वजह से प्लेन आसमान में ही रुक जाती है, जिसकी वजह से प्लेन का संतुलन गड़बड़ा जाता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। चार्ली बहुत कोशिश करता है प्लेन को संभालने के लिए, लेकिन अंत में वो जाके समुद्र के किनारे क्रैश हो जाता है। अब यहाँ तो इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो भी चार्ली क्या करे, अपने सारे जरूरत के सामान प्लेन से बाहर निकाल देता है और फिर मैप देखने लगता है कि आखिर वो लोग कहाँ पे फंसे है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। तो वो ढेर सारे पत्थर इकट्ठा करता है और फिर वो बड़ा सा SOS का मार्क लिखता है ताकि कोई भी प्लेन अगर ऊपर से उड़े तो उनको वो मार्क नजर आए। वहाँ पर वो एक रेड फ्लैग भी लगा देता है ताकि उन्हें आसानी से स्पॉट किया जा सके। उधर जेनी फिशिंग कर रही होती है क्योंकि उसके लिए ये सब आम बात होती है, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसी माहौल में पली बड़ी है। फिर चार्ली अपने रेडियो से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है और इधर से जेनी फिशिंग करके चार्ली के पास फिश ले आती है, लेकिन चार्ली जेनी को भगा देता है। फिर रात हो जाती है और दोनों आग जला के बैठ जाते हैं। चार्ली फिर से जेनी के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं कर पाती। फिर शहर में चार्ली का दोस्त उसके डैड को बताते हैं कि वो कंसाइनमेंट के बाद वापस घर नहीं लौटा। ये सुनकर उसके डैड बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भी ये बात सुन लेती है और सब परेशान होने लगते हैं। अगली सुबह चार्ली फिर से रेडियो को ठीक करने पे लग जाता है। वो ठीक होने की वजह और ज्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से में आकर रेडियो को ही तोड़ देता है और ये सब जेनी दूर बैठ के देख रही थी। फिर चार्ली सोचता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा मदद लेने के लिए, तो वो अपना कुछ खाने का सामान और बंदूक लेकर मदद मांगने निकल पड़ता है। जेनी इशारे से कहती है कि क्या मैं भी आ सकती हूँ, जिसमें चार्ली मना कर देता है क्योंकि वो बीमार थी और वो इतनी दूर नहीं चल पाती। और चार्ली कुछ खाने का सामान जेनी के लिए छोड़ के जाता है और कहता है कि मैं मदद लेकर जरूर वापस आऊंगा। इधर से चार्ली के पापा बहुत टेंशन में रहते हैं और इधर चार्ली न जाने कितने मीलों की दूरी तय कर लेता है, लेकिन उसे एक भी मददगार नहीं मिलता। वो समझ जाता है ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। वो थोड़ा सा बैठकर आराम करता है। फिर अगले दिन भी वो चलता जाता है, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं दिखता। बीच रास्ते में बारिश भी होती है और फिर वो दलदल में भी फंस जाता है। फिर वो रात को जब सो रहा होता है उसे एक सपना आता है
जिसमें हमें समझ आता है कि चार्ली पहले एयरफोर्स में था और वो अपने भाई के साथ उड़ान भर रहा था और अचानक से उसका नींद खुल जाता है क्योंकि कुछ उसे तकलीफ दे रहा था। वो ऊपर देखता है तो मच्छरों ने उस पे हमला कर दिया था। ये कोई मामूली मच्छर नहीं थे, ये सारे जंगली मच्छर थे। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ी दूर जाके वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद वो जब उठता है उसके सामने एक उल्लू बैठा हुआ रहता है जिसने सारे मच्छरों को मारकर उसकी जान बचा ली। पर यहाँ पर जेनी भी मौजूद थी जो चार्ली को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच गई और उसको ऐसे हालत में पाकर वो फौरन अपने तरीके से चार्ली का इलाज शुरू कर देती है। जब चार्ली उठता है तो वो जेनी से पूछता है कि तुम्हारा तबीयत तो खराब था, तुम यहाँ तक क्यों आ गई। फिर दिखाते हैं जेनी को कुछ इंग्लिश वर्ड्स आते हैं जिसकी वजह से वो अपने साइड का स्टोरी बताती है और वहाँ पर उन दोनों का बहुत बातचीत होता है और वो दोनों बहुत बातें करते हैं और वो चार्ली के लिए सूप भी बनाती है जो चार्ली को बेहद पसंद आता है। जेनी ने दरअसल अपनी बीमारी को भुलाकर चार्ली को ठीक करने में लग जाती है। मैं यहाँ पर देखने को पता चल रहा था कि जेनी यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर लेगी, लेकिन चार्ली कैसे यहाँ पर सर्वाइव करेगा। इसके बाद चार्ली के पापा उसे ढूंढने के लिए 2 पायलट्स भेज देते हैं जहाँ पर वो कंसाइनमेंट्स के सामान छुपाया करता था। पर यहाँ हम लोग देखते हैं जैक जो चार्ली का कलीग है वो चार्ली को एकदम पसंद नहीं करता। फिर वहाँ पर जाके वो लोग सर्च करने पर उनको चार्ली का कोई सुराग ही नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ जेनी जानवरों की खाल से चार्ली के लिए जूते बनाती है। धीरे धीरे दोनों अब क्लोज आने लगते हैं और चार्ली को भी अब जेनी अब पसंद आने लगती है। वो वैसे जगह में रहने की तौर तरीके धीरे धीरे सीखता है जेनी से। अब एक दिन जब जेनी खाना बना रही होती है तो उसके नाक से खून बहने लगता है जिसे देखकर चार्ली समझता है कि अब जेनी का तबीयत खराब होने लगा है, लेकिन जेनी कहती है मैं ठीक हूँ और चार्ली समझ जाता है कि किसी भी हाल में जेनी चाहती है चार्ली ठीक होके अपने घर वापस चले जाए। जेनी दिल की बहुत अच्छी होती है। उस रात जेनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो एक कोने में जाके रोने लगती है ताकि चार्ली की नींद खराब ना हो, लेकिन चार्ली उसकी आवाज सुन के उठ जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसे तो इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर चार्ली के डैड अभी भी हार नहीं मानते हैं और अपनी जी जान लगाते हैं चार्ली को ढूंढने में। इसीलिए वो जैक को फिर से उसी जगह पे भेजते हैं चार्ली को ढूंढने के लिए, लेकिन जैक कह देता है कि हमने वहाँ पर अच्छे तरीके से छानबीन की, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। असल में जैक चाहता ही नहीं कि चार्ली कभी वापस आए, इसीलिए वो अब दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, पर अपने बॉस की उसी सुननी पड़ती है। इधर चार्ली अब धीरे धीरे शिकार करना शुरू करता है। उसे मछलियाँ पकड़ना अच्छा लगता है, लेकिन उसे आज एहसास होता है कि उसे वहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए और अभी तक कोई भी मदद नहीं आई। उसे तभी वहाँ पर एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत उतावला होकर प्लेन को सिग्नल्स भेजने की कोशिश करता है और वो प्लेन वही प्लेन रहता है जिसमें जैक सफर कर रहा था, लेकिन वो प्लेन इतना ज्यादा ऊपर था कि उनको चार्ली की आवाज सुनाई नहीं देती और वो प्लेन वहाँ से चला जाता है और चार्ली बहुत निराश हो जाता है और आके जेनी से कहते हैं हमें अपनी पुराने लोकेशन पे जाना चाहिए, कम से कम वहाँ अगर लोग ढूंढने आए तो हमें मिल तो सके। लेकिन जाने से पहले जेनी चार्ली को अपने हाथों से बनाए हुए बूट्स देती है और कहती है इसके जरिए पानी में भी चला जा सकता है। और फिर दिखाते हैं कुछ दिन वो लोग चलते ही रह रहे हैं। वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर एक प्लेन था। चार्ली फौरन उस प्लेन के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर पायलट का कंकाल मिलता है और यहाँ चार्ली को प्लेन के अंदर से कुछ जरूरत का सामान मिलता है। जेनी चाहती थी कि उस पायलट को दफना दिया जाए और चार्ली उस पायलट को उसके सामानों के पास दफना देता है। उस रात चार्ली जेनी से एक लाइफ लेसन सीखता है कि कोई इंसान को जीते जी मदद नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद सब उसकी मदद करने आते हैं। जेनी कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी की मदद करने को मौका मिले तो जरूर करना, शायद उससे तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ हो जाए। ये सब सुनने के बाद चार्ली को अपने बर्थडे वाली रात याद आती है जिस दिन उसने एक गरीब का मजाक उड़ा के बार से बाहर फेंकवा दिया था और आज चार्ली को उस बात का बहुत पछतावा होता है। चार्ली के डैड को चार्ली की कोई खबर नहीं मिलती है तो उसे लगता है कि चार्ली अब मर चुका है, इसलिए ये बात वो चार्ली की गर्लफ्रेंड को भी बता देता है और फिर जैक को भी चार्ली के पापा जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि जैक चार्ली को पसंद नहीं करता। चार्ली और जेनी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन उसे पता चलता है वहाँ पर तो कोई भी नहीं आया इतने दिनों में और गुस्से में आकर चार्ली अपने प्लेन को पूरी तरीके से तोड़ डालता है और देखते ही देखते इन्हें यहाँ 2.5 महीने से ऊपर हो जाते हैं। आज चार्ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो ठंड में पूरे दिन प्लेन में ही बिताता है। कुछ देर में जेनी उसके लिए खाने का सामान लेकर आती है। उस रात चार्ली को वो सपना आता है जब वो शहर के ऊपर बमबारी कर रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इस बार उसके साइड में उसका भाई नहीं बल्कि जेनी बैठी थी। जेनी अपने देवता से प्रे भी करती है चार्ली की सेहत के लिए। जेनी तो इससे पहले चार्ली से मिली भी नहीं थी, लेकिन वो चार्ली के लिए वो सब कर रही थी जो कोई अपना भी किसी के लिए नहीं करता। कुछ समय बाद एक बकरियों का झुंड निकलता है जिसका वो लोग शिकार करते हैं और इस बार चार्ली ने शिकार किया था तो वो अब ऐसे रहते रहते शिकार करना भी सीख गया है। लेकिन अब ठंड बढ़ती जाती है तो जेनी की तबीयत और खराब हो जाती है। उसे गर्मी की सख्त जरूरत है तो चार्ली उसके लिए फौरन एक टेंट बनाता है
और जेनी उसके लिए जानवरों के खालों से कपड़े बनाती है। कुछ समय बाद जब वो लोग टेंट में बैठे रहते हैं, जेनी अपने परिवार के बारे में चार्ली को बताती है। जेनी बताती है कि हम लोग बहुत ही खुश परिवार थे, लेकिन अचानक से एक दिन हमारे गांव में बॉम्ब आके गिर गया, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। कुछ लोग उस हमले में बच गए, जिसमें मैं भी थी, लेकिन उस बॉम्बार्डमेंट में कुछ रेडिएशंस मौजूद थे, जिसका मैं शिकार हो गई। यहाँ पर चार्ली को समझ आ जाता है कि वो वही बॉम्ब है जो उसने गिराया था। हालांकि वो इसके बारे में जेनी को कुछ नहीं बताता, लेकिन जेनी की बातें सुनकर चार्ली का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर अगले दिन वो लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बीच में उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दिनों बाद वो बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ना तो एक भी जानवर थे, ना ही कोई इंसान था। लेकिन जेनी के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पैरों पे चल सके। उसके मुंह से लगातार खून निकलता जा रहा था। अब चार्ली उसके पास भाग के जाता है और ये देखकर उसे गले से लगा लेता है। पर अब वो चल नहीं पाएगी, तो उसके लिए वो एक लकड़ी का सपोर्टर बनाता है और उसे खींचते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर जज्बा आ गया था कि अब वो जेनी को बचा के रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ली के डैड उसका फ्यूनरल करते हैं, चार्ली के लिए लास्ट स्पीच दे रहे होते हैं कि कैसे चार्ली ने अपनी पूरी जिंदगी प्लेन को उड़ाते हुए बिताया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं आखिरी बार अपने बेटे से मिल भी नहीं पाया। अब चार्ली और जेनी इतने दिनों से चलते चलते बहुत थक चुके थे। ऊपर से जेनी की नाजुक हालत भी बिगड़ती ही जा रही थी। जेनी चार्ली से कहती है कि ये बूट्स भले ही अच्छे ना हो, लेकिन ये शायद तुम्हें मेरे लोगों तक पहुंचा दे। तुम अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ जेनी सो जाती है। नेक्स्ट दिन जब चार्ली उठता है तो वहाँ पर जेनी नहीं थी। वो फौरन बाहर जाके जेनी को ढूंढने लगता है, लेकिन जेनी उसे कहीं नहीं मिलती। वो जेनी के पैरों के निशान को फॉलो करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाके उसे एक आउल मिलता है। उसे समझ आता है कि उसने खुद का सैक्रिफाइस दे दिया है। दरअसल जेनी नहीं चाहती थी कि वो उसके ऊपर बोझ बने, और इसी के साथ उल्लू भी वहाँ से उड़ जाता है। चार्ली जेनी के सारे सामानों को एक जगह रख देता है। उसके पास वो हाथी का दांत भी था, जिसके बदले जेनी को ले जाने का वो सौदा किया था। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि जेनी उसके लिए दरअसल एक फरिश्ता बन के आई थी, जो उसको उसकी जिंदगी का असली मायने समझा सके। वो उसकी याद में एक समाधि बनाता है, जिससे जेनी की आत्मा को शांति मिले। और दिखाते हैं कि चार्ली धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट चुका था। वो अगर थोड़ी भी देर और चला तो वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन शायद ये सब जेनी के प्रार्थनाओं का असर था, कि कुछ दूर चलने के बाद उसे अपने सामने कुछ लोग दिख जाते हैं, जो किसी कबीले के थे, जैसा हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो वहाँ पर पहुँच जाता है, जो चार्ली की जान बचा लेते हैं। दोस्तों, कभी कभार हम लोग हमारे सामने के आदमी को देखकर जज कर लेते हैं बहुत जल्दी कि वो कैसा है, लेकिन अक्सर हम लोग उसके अंदर की अच्छाई को पहचान नहीं सकते। ये कहानी आपको क्या सीख देती है, कमेंट में जरूर बताएं। और स्टोरी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए।